भविष्य भी मैं ही गुरु, मैं शिष्य भी, मैं अनुर्वर, मैं कृष्ण हूँ, अदृश्य हूँ, मैं दृश्य हूँ, और मैं हिंदू भी, इस्लाम भी। पूरे प्रदेश में 5 सालों में कम से कम 2000 से ज्यादा फर्जी एनकाउंटर हो गए। मम्मी भी नहीं, पापा का ही होना जरूरी है, क्योंकि मम्मी भी अपने आप को सेफ नहीं फील करती हैं। ये ऐसी कौन सी दूरबीन से देखते हैं कि इनको गुंडे नजर नहीं आते हैं। इसलिए तो सरकार ने तो उस अधिकारी को निलंबित किया, उसके घर को कुर्की किया। पकड़े गए हैं, मुद्दा रखा गया, पकड़े ही क्यों जा रहे हैं? अब किस आधार पे पेपर करा रहे हैं? तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर आपके ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक पॉलिटिकल पिकनिक मनाने आती है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा तब कहाँ चला जाता है जब इनके राजस्थान में एक लड़की के साथ रेप होता है। चलिए अभी बुद्धि जगी है, ठीक है, अच्छा हो रहा है, मिल रहा है लोगों को। हाय किसान, ईश्वर की प्रतिमा, यह जो भूखा सोएगा, साफ लगेगा भूखी आंत का, फिर पूरा भारत रोएगा। हम पहुंच गए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, और वो इसलिए पहुंचे क्योंकि यूथ सबसे बड़ा वोट बैंक है भारत में आज। तो यूथ क्या सोच रहा है? आपने कानपुर के युवाओं की बात कानपुर यूनिवर्सिटी में सुनी थी, और अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखते हैं। ये सबसे पहले आप लोग अपना अपना परिचय देते जाइएगा। अतुल यादव, लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि का छात्र हूँ, LLB का। मैं ठाकुर दुर्गा सिंह, और मैं भी LLB का छात्र हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय। दीपक शर्मा, MBA स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर, लास्ट ईयर। सब्जेक्ट BA एशियन कल्चर हिंदी। एशियन कल्चर, और ये कल्चर की सिटी है यानी लखनऊ। तो कल्चरल सिटी लखनऊ से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लॉ के साथ। कानून व्यवस्था इस चुनाव में मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल सर, कानून व्यवस्था, चाहे देश का चुनाव हो या प्रदेश का चुनाव, कानून व्यवस्था सबसे अहम मुद्दा है। और कानून व्यवस्था के नाम पे वर्तमान सरकार जैसे काम कर रही है, कानून व्यवस्था एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था में बहुत चाक चौबंद किए हैं और अपराधियों को अंकुश लगाया गया। इतना अंकुश लगाने इन्होंने कोशिश किया कि कम से कम पूरे प्रदेश में 5 सालों में कम से कम 2000 से ज़्यादा फर्जी एनकाउंटर हो गए। अच्छा। और माफिया राज खत्म करने के नाम पे कुछ अपने खास माफियाओं को संरक्षण देते हुए जी कुछ माफियाओं को परेशान करना, बुलडोजर चलाना, ये करना, ठीक है। महिला सुरक्षा के नाम पे आप महिलाओं की बात करते हैं, और आपके विधायक खुद ही कुलदीप सेंगर जो जेल में है उनको फिर बाइज्जत बरी आप करवाते हैं। अच्छा। बाबा चिन्मयानंद को आप बाइज्जत बरी करवाते हैं, और महिला सुरक्षा की बात करते हैं। कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री ने कहा था कि भाई यूपी में अब लड़कियां जेवर पहन करके सड़क पर रात को 12 बजे भी निकल सकती हैं। आपको लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज भी मैं रात के अगर शाम को 7 बजे भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मेरे साथ मेरे मम्मी या मेरे पापा को, मम्मी भी नहीं, पापा का ही होना ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी भी अपने आप को सेफ नहीं फील करती हैं। तो अगर ये कहते हैं कि दूर दूर तक देखने से गुंडा नहीं नज़र आता है, तो ये ऐसी कौन सी दूरबीन से देखते हैं कि इनको गुंडे नज़र नहीं आते हैं। आज भी बीच चौराहे पर लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, महिला अधिवक्ता के ऊपर हमला हुआ था अभी कुछ दिन पहले लखनऊ खुर्रम नगर चौराहे पर, और ये कहते हैं दूर दूर तक गुंडे नहीं दिखाई देते। तो उनसे कहिए अपना विजन ठीक करें, चश्मा ठीक करवाएं, और अपनी नजरों को मजबूत। कि दीपक आप तो MBA कर रहे हैं, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप लोगों के लिए है या नहीं है? सिर्फ आजकल जो खबर चलाया जाता है, बुरा मत मानिएगा, सिर्फ एक पॉलिटिकल व्यूज़ दिए जाते हैं। उसमें मेरा एक मानना है कि उसमें बच्चों को ये हमेशा मोटिवेट करने की कुछ चीज़ें होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि उनको किस रास्ते पे जाना है, उनको अपनी कैरियर काउंसलिंग के लिए कहाँ कब कैसे चीज़ें करनी है, कि उनका जैसे हमारा जो इंडिया का जो भी आगे डेवलपमेंट हमारे यूथ पे डिपेंड करता है। तो हमारे यूथ को ये पता नहीं रहेगा कि उन्हें आगे करना क्या है, तो सबसे ज़्यादा वहीं से भटक जाती हैं चीज़ें। और हम कहते हैं कि हम सरकार ने कुछ नहीं कर पाया या फिर कुछ कर नहीं रही है, हम नहीं जानते हैं कि हमें करना क्या है। मेन चीज़ ये है। तो ये बताइए, सरकार जो कर रही है उससे आप खुश हैं नहीं है? हाँ, मैं तो अभी फ़िलहाल ठीक हूँ, मैं तो फ़िलहाल अभी खुश हूँ। कुछ बयान आए कि मंदिर मस्जिद और फिर लुंगी टोपी, इस तरह के काफ़ी बयान आए होंगे, तो वो आपको लगता है कि लखनऊ जैसे शहर के कल्चर के हिसाब से वो सही है, या फिर आपको लगता गलत है? मंदिर मस्जिद का कोई मसला ही नहीं है, वो तो सबका अपना व्यक्तिगत है कि हम हिंदू हैं, मंदिर जाना है तो जा सकते। मुस्लिम है, ये देखिए यहाँ पर ये आपके पीछे में बारादरी बनी है, यहाँ पर लोग आते जो मुस्लिम बच्चे यहाँ के पढ़ते हो जाते हम ना नमाज पढ़ते, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये मंदिर मस्जिद का कोई मसला नहीं, हम लोग के वहाँ हनुमान शुद्ध मंदिर, हम लोग दर्शन कराते हैं, कोई मंदिर मस्जिद का मसला ही नहीं है। अब सरकार अगर उसमें मंदिर मस्जिद करे कि बाबरी ध्वस्त करके मैं राम मंदिर में, वो सब तो अलग चीज़ है, राजनीतिक वो है।
सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इस समय सत्ताधारी सरकार है वह जो है फीताधारी सरकार है। और दूसरी चीज़ जैसे कि यहाँ की राजनीति जो है जातिवादी राजनीति है, क्योंकि जब हम युवा, जब यहाँ के छात्र, अगर हम रोजगार की बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं, तो यह सरकार मंदिर और मस्जिद पर आ जाती है। जब हम पूछेंगे कि रोजगार का है, आपने कितने रोजगार दिए, तो ये हमें राम मंदिर, विश्वनाथ का। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है वही हिंदू है, ऐसा कोई नहीं है। मैं तो समाजवादी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन यहाँ की जो जातिवाद, जैसे कि आपने बात की कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था इस तरीके से योगी जी ने यहाँ कर दी है कि पुलिस को गुंडा बना दिया है। एक 4 साल के बेटे के सामने जो उसके पिता की हत्या कर दी जाती, गोरखपुर हत्याकांड के बारे में आपको शायद पता होगा कि एक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मतलब कानून को देखा जाए तो एक तरीके से पुलिस वाले को इन्होंने गुंडा बना दिया है। आपने अभी बीच में कहा समाजवादी, तो आप समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं आप? जिस समाजवादी का मतलब ये नहीं होता कि जो समाजवादी हो किसी पार्टी से ही जुड़ा हो। जो व्यक्ति समाज के लिए करता हो, जो अपने समाज के लिए सोचता हो, वो हर एक व्यक्ति समाजवादी। आप समाजवादी विचारधारा है, लेकिन समाजवाद से है ना। अभी जैसे एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था, टेट सुपर टेट वाला, कई लोगों ने बहुत ही बातें बोली कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इतने लाखों बच्चों का। उसमें एक थोड़ी सी त्रुटि है, मैं उसको क्लियर करूंगा कि बच्चों का ये हो गया। लेकिन उसमें एक चीज़ ये नोटिस करना चाहिए था, जो बच्चा लिंक लगा लेगा, पैसा दे देगा, तो वो उस बच्चे का हक छीन लेगा जो उसके लिए काबिल है, जो मेहनत कर रहा है। तो इसलिए तो सरकार ने तो उस अधिकारी को निलंबित किया, उसके घर को कुर्की किया। अब इससे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लड़का मेहनत कर रहा है, उसके इनका कहना है कि पहले दर्जे में ये लीक हुआ क्यों? हाँ, लीक हुआ, वो अधिकारी का मैं वही कहना चाहूँ, गवर्नमेंट को अब थोड़ा लोअर लेवल पे काम करना चाहिए। पेपर होने से एग्जाम होता है उसका पेपर लीक ही करवाने वाले इनके बीजेपी के लीडर्स के फैमिली रिलेटिव्स होते हैं ये। और मैंने 12th में 96% मेरी परसेंटेज आई थी, मुझे कुछ नहीं मिला, ना स्कॉलरशिप मिली, ना कुछ भी। कहती इन्होंने छात्रों के लिए बहुत कुछ किया है, क्या किया है? मैं भी इनकी सरकार है 2017 से 2000 जब से भी है, तब से इन्होंने, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने मुझे कुछ पर्सनली, मैं ऐसा फील नहीं करती कि हाँ छात्रों के लिए या छात्रों को ले करके कुछ भी इन्होंने विकास का काम किया होगा। बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर वो दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ पोस्टर पे रहता है, वो विज्ञापन में रहता है, पर जमीनी तौर पे वो सब दिखाई नहीं देता। पेपर लीक होने के लिए आप किसको दोषी मानते हैं? पेपर लीक बिल्कुल सरकार को दोषी मानते हैं, क्योंकि पेपर लीक करने वाला ही सरकार का है। ऐसा क्यों लगा? सरकार सत्ता में आप बैठे हो, अब हम विपक्ष से तो सवाल कर नहीं सकते, जो सत्ताधारी सरकार है उसी तो पूछेंगे आपकी व्यवस्था। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने लीक करा, उससे क्या फायदा होगा? जी बिल्कुल धांधली की जाती है, पैसे रुपए के लिए की जाती है। जो छात्र मेहनत कर रहे हैं, रुपए पैसे के लिए धांधली है। और मेन बात, इन्होंने भी पिछले कुछ दिनों पहले वादा किया था कि हमने 4.5 लाख नौकरियां चुनाव तक हम लोग दे देंगे। उन्होंने ऐसा किया कि टेट का एग्जाम करवाया, एग्जाम उन्होंने करा दिया कैंसिल पेपर लीक के मामले में। यूपीएसआई की आपने वैकेंसी निकाली, यूपीएसआई का एग्जाम शुरू हुआ, कम से कम 10 दिन पेपर चले हैं, और 10 दिन में यूपी में कम से कम 20 जगह सॉल्वर पकड़े गए हैं। इस आधार पर कुछ दिन बाद पेपर कैंसिल करेंगे। पकड़े गए हैं, मुद्दा रखा गया, पकड़े ही क्यों जा रहे हैं? अब किस आधार पे पेपर करा रहे हैं? ये कुछ अधिकारी, हमारे जो अधिकारी हैं वो बहुत ही मेहनत करके ऊपर बढ़े होते हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट है हमारे दिल में। लेकिन कुछ ये जो धन का मामला आ जाता है ना, कि वो फिसल जाते हैं अपने जगह से। इसमें हम पूरे तरीके से सरकार को भी दोष नहीं दे सकते हैं, पूरे तरीके से उन लोगों को भी दोष नहीं दे सकते। सब मिलावटी चीज़ें हैं, सब किसी की भी सरकार हो, धांधली होती है और लोग कराते हैं और अपने लिए कराते हैं, फिर बाद में सरकार, विपक्ष पार्टी जो होती है सरकार को दोष देती है। देखो, बड़े पॉजिटिव व्यक्ति हैं, इनका कहना है कि भाई नौकरी तो आप छीन लीजिए, करप्शन हुआ तो सरकार में एक चीज होती है। अभी एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई, उस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में इन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। ओबीसी के रिजर्वेशन को उठा के जनरल कैटेगरी में मर्ज कर दे रहे हैं। 81 नंबर पे ओबीसी का सिलेक्शन होना है, 81 नंबर पे ओबीसी का सिलेक्शन नहीं होगा, उसी सीट को उठा के वो 65 नंबर वाले जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और शेड्यूल कास्ट वालों को दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ओबीसी वाले बीच में पिसते हैं, एससी वाले ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले ठीक है, लेकिन जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी लोग वाले, आप लोग जागो। आप लोग जो मिडिल में है ना, आप लोग पूरा तरीके से पिस जाते हो। आपको आपकी हक की चीज़ें नहीं मिलती है, हमेशा कभी नीचे से लोग काट लेते हैं, कभी ऊपर से लोग काट लेते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपको करना क्या है इसके लिए, और आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यूथ वोट, आप वोट डालने जाओगे, दिमाग में क्या लेके जाओगे? हमारा तो मेन मुद्दा ये रहेगा कि सरकार का कहना है कि हमने सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स बांटी हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब आपने बांटी तो क्यों दिख नहीं रही है? क्यों लोग बेरोज़गार हैं? क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है? आज तक आपने 2016 की भर्ती आज तक आपने कंप्लीट नहीं कराई एसआई की, और उसके बाद जो आपने ये 69,000 शिक्षक भर्तियां करवाई उसमें आपने 2 साल तक किया, उसके बाद भी अभी भी उस पर केस चल रहा है उस पर, और अभी भी बहुत लोग संतुष्ट नहीं। आप कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर हम कोई पेपर कराते हैं तो किसी भी प्रकार की नकल नहीं होने देंगे उस पेपर में।
मैं अभी फर्स्ट टाइम वोट करूँ। फर्स्ट टाइम वोटर बनेंगी। तो अगर आपको बोलूं कि पिछली सरकार तुलना करने के लिए, तो क्या आप कर पाएंगी तुलना? देखिए, इन्होंने बोला था, जुमला दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हम लोगों ने इनको वोट इसलिए दिया था क्योंकि हमें सच में लगा था कि अच्छे दिन आएंगे। हाँ, लेकिन अब हमने वोट ही इसीलिए दिया था क्योंकि हमें उम्मीद थी इनसे। इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, इतने बड़े बड़े जुमले दिए थे, इसी के चलते हमने इन्हें वोट दिया था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम इसे किसी और सरकार से कंपेयर क्यों करें। हमें कंपेयर नहीं करना इन्हें। हम इनका हम ये हमें बताएं कि अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि भाई हम सरकार, मौजूदा सरकार के आधार पर उनका आकलन करेंगे। क्यों कंपेयर। हाँ। सरकार ने तो आंकड़े भी जारी किए काफ़ी लंबे चौड़े, जिसमें अभी रोज़ हम अभी आ रहे थे, लखनऊ की दीवारों पे हमने देखा पोस्टर लगे हुए थे, इतने लाख रोज़गार दिए, इतने लाख पैसे बांटे, इतने लाख मुफ्त अनाज बांटा। तो क्या आप लोग वो नहीं देख पा रहे थे? का बहुत मशहूर शेर उत्तर प्रदेश में काफ़ी चलता है कि तुम्हारी फाइलों में गाँवों का मौसम गुलाबी है, मगर आपके ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। आप आंकड़े की बात कर रहे हैं तो अभी कुछ दिन पहले पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन से कम कितनी ज़्यादा मौतें हुई, और अभी कुछ दिन पहले विधानमंडल में जब प्रश्न पूछा गया तो यहीं के स्वास्थ्य मंत्री माननीय जयप्रकाश सिंह ने बयान दिया, उन्होंने लेटर जारी करते हुए बयान दिया कि सदन में इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो सकती है क्योंकि कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन से उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। किस बात एक समय ये आएगा जब ये कहेंगे कि कोरोना जैसी कोई बीमारी आई ही नहीं थी। हमें इनसे उम्मीद है कि एक समय के बाद ये कहेंगे कि ऐसी कोई बीमारी आई ही नहीं थी, कोई मौतें हुई ही नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी हुई ही नहीं थी। सरकार ने अपना पूरा आपा खो दिया है। इन्होंने बोला कि हमने स्त्री सशक्तिकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स किए ताकि जिन लड़कियों के साथ, जिन बच्चों के साथ रेप हो रहा है उनको जल्दी जस्टिस मिल सके। इन्होंने कोर्ट्स तो इस्टेब्लिश करवा दिए पर उसमें आज भी 1300 रिक्तियां हैं। जब रिक्तियां हैं, जब पद खाली हैं, तो उन बिल्डिंग्स का, उन कोर्ट्स का क्या फ़ायदा जब उसमें न्याय करने वाले न्यायाधीश ही नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज भी 7% ही भागीदारी है महिलाओं की पुलिस में। ये जो अभी ये 40% सीटें मतलब कैंडिडेट्स कांग्रेस ने कहा है कि उतारेंगे, वो प्रियंका गांधी ने कहा, तो उसको आप कैसे देखते हो? इनके सभी वादे तभी क्यों सामने आते हैं जब इलेक्शन होने वाला होता है। उससे पहले पॉलिटिकल कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक पॉलिटिकल पिकनिक मनाने आती है। कांग्रेस से बाकी और किसी ना उत्तर प्रदेश की जनता से कोई मतलब है, ना उत्तर प्रदेश के विकास से मतलब है, ना उत्तर प्रदेश के किसी भी समस्या से मतलब है। उनके लिए पॉलिटिकल रैली है, वो आएंगे लोकसभा के चुनाव में आएंगे, विधानसभा के चुनाव में आएंगे, 4 दिन हो हल्ला मचाएंगे, कुछ वोट कटवा की भूमिका निभाएंगे, वोट काटेंगे, चले जाएंगे। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा तब कहाँ चला जाता है जब इनके राजस्थान में एक लड़की के साथ रेप होता है, स्कूल की एक बच्ची के साथ उसके शिक्षक ही रेप करते हैं। तब ये प्रियंका गांधी क्यों चुप रहती, तब क्यों कांग्रेस की सरकार चुप रहती है। ये यूपी में बाद में लड़की को लड़ाएंगे, पहले जो जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ पे लड़कियों को मजबूत बना ले, वहाँ का शासन मजबूत बना ले, तब बात करेंगे यूपी में महिला सशक्तिकरण की। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा देने से कुछ नहीं होता है। एक दिन आपने आके नारा बोल दिया, उससे लड़कियाँ मजबूत नहीं हो जाएंगी। ये एक स्टेज में काम होगा, जमीन से शुरू करना होगा कि आप वहाँ से बैठ के आप बोल दें तो उससे नहीं हो जाएगा। लड़कियाँ ऐसे नहीं मजबूत होंगी। तो ये सब अलग अलग इलाकों के, अलग अलग सब्जेक्ट के थे, लेकिन सबकी राय कमोबेश एक थी और इत्तेफाक है ये कि ये हमें चाह चलते सब मिले। सबकी राय एक थी, सबके अंदर गुस्सा भरा पड़ा था। उस वक्त इस जमावड़े के सामने जहाँ मैं खड़ा हूँ ये खुश नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम चलते चलते जब इधर पहुंचे हैं, आपने वहां देखा कैफेटेरिया का आसपास का हाल। अब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला यहाँ पे काव्योम अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में कविता पाठ का आयोजन किया गया था और मैं अंदर बैठा हुआ था। कुछ तस्वीरें आपको उसमें दिख जाएंगी थोड़ी देर में। सर, मेरा नाम शिवम पांडे है। मैंने अभी लखनऊ विश्वविद्यालय से अपना मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से ही कंप्लीट किया है और मैं इस समय पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को ही पढ़ाता हूँ। राजनीति जो है वो आजकल रंगों में बट गई है, तो मुझे एक लाइन याद आती है कि जितनी शराब मैसर थी हमें मैखाने में, उतनी तो कभी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो युवा का उल्टा होता है वायु, और युवा का मन जो है, जो चित्त है, वो बिल्कुल वायु की तरह दौड़ रहा है। उसको जो भी लाभकारी योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि अभी 25 तारीख को लैपटॉप वितरण होने जा रहा है विश्वविद्यालय के भी, इसमें अनेक छात्र हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, ये छात्रों को और लोगों को अपने पक्ष में लेने के लिए है, क्योंकि जहाँ युवा जाएंगे, जहाँ महिलाएं जाएंगी, वहीं चुनाव का रुख। तो ये लैपटॉप चुनावी पैंतरा है आपके साथ? जी बिल्कुल, यह एक चुनावी पैंतरा है, क्योंकि सर मैं ये मानता हूँ कि आचार संहिता लगने से 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले
यदि लैपटॉप का वितरण हो रहा है तो उन 5 सालों में जो नहीं हो जाना चाहिए था तो ये क्यों नहीं हुआ? आखिर ये सवाल तो सबके मन में ही रहेगा। चलिए अभी बुद्धि जगी है, ठीक है, अच्छा हो रहा है, मिल रहा है लोगों को, छात्रों को मदद मिलेंगी। जैसे कोविड में भी देखा गया था, गांव में बच्चे स्मार्टफोन ना होने के कारण ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे थे। हमारे साथ कई सारे साथी थे जिनकी पढ़ाई एक 1.5 साल एकदम हो ही नहीं पाई क्योंकि उनके पास ये सुविधाएं नहीं थी। अगर भविष्य में ईश्वर न करे, हर जगह खुशहाली रहे, शांति रहे, अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है और फिर से हम उसी ऑनलाइन क्लास की दौर की ओर बढ़ेंगे तो कम से कम कुछ छात्रों के पास स्मार्टफोन होगा, वो क्लासें कर सकेंगे। मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि खेती करें किसान, धूप में तपती कड़ी दोपहरी, खेती करें किसान, धूप में तपती कड़ी दोपहरी, भस्म हो गई उम्र समूची, आंखों में ठहरी ठहरी, और जिसने रोटी पैदा की है भूखा वही है मरता, जिसने रोटी पैदा की है भूखा वही है मरता, सूखे कूप से पानी मांगे सागर डरता डरता। और है किसान ईश्वर की प्रतिमा, है किसान ईश्वर की प्रतिमा, यह जो भूखा सोएगा साफ लगेगा भूखी आंत का, फिर पूरा भारत रोएगा, फिर पूरा भारत रोएगा। जय हिंद। ये जो आपने अपना कविता सुनाई, हम लोगों को उद्गार व्यक्त किया आपने, उसका देखिए, आपको लगता है कि ये मुद्दा इस बार चुनाव में उतना इम्पोर्टेंट रहेगा? जरूर जरूर, ये मुझे विश्वास है कि लोग, क्योंकि इन्होंने जिया है सारी चीज़ें, और जिस प्रकार उनको जो आँख ओट किया गया है वो सब मैं मानता हूँ कि जो बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, पर हम किसी के 100 गुण नहीं ध्यान दे पाते हैं, उसका एक अवगुण अपना नज़रिया बना लेते हैं। तो समाज है और सब प्रकार से देखती है, तो मैं तो चाहूँगा कि सरकार रहे, लेकिन भाई अब किसान है, सबकी सुनना चाहिए सरकार को, तो अब ईश्वर पर है कि क्या हो सकता है। ये एक लखनऊ विश्वविद्यालय का हमने आपको हाल दिखाया और यहाँ से हम लेके आए, इसके पहले का हाल देखा। तो चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं लखनऊ का, और बाकी परिचय देखेंगे, पता चलेगा कि आखिर लखनऊ के मन में इस वक्त चल क्या रहा है।